इस तरह के कई मासूम बीते 3-4 दशकों से इन जंगलों में जन्मते गए और एक विचारधारा विशेष के प्रभाव में प्रभावित होते गए और कई सारे मासूम नक्सली यानी माओवादी बनते गए और कई सारे मासूम तो इन जंगलों से कभी बाहर निकल ही ना पाए। कई सारे मासूम स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए। वो मासूम धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होकर के 2-2 पीढ़ियाँ 3-3 पीढ़ियाँ अनपढ़ रह गईं, अशिक्षित रह गईं। अशिक्षित जब मैं कहता हूँ तो उसके बहुत गहरे अर्थ हो जाते हैं, लेकिन अनपढ़ जब मैं कहता हूँ तो स्कूलों से वंचित रह गए, साक्षर होने से वंचित रह गए। उनमें इस तरह से आप यहाँ पर कुछ युवाओं को देखते हैं और कुछ इस तरह से अधेड़ उम्र के लोगों को देखते हैं। लेकिन इन युवाओं के युवा होने तक की कहानी, इन अधेड़ों, इन बुजुर्गों के बुजुर्ग होने तक की कहानी की ज़िंदगानी को आप यूँ समझिएगा कि यहाँ पर माओवादी विचारधारा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच जो बंदूकें थामे हुए जो लोग हैं, उन लोगों के बीच इन्होंने अब तक अपने आप को ज़िंदा रख सका है। यही इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। यहाँ इस गांव में जिसका नाम मुदवेंडी है, इस गांव का नाम भारत देश की आज़ादी के 75 साल बाद तक भी राजस्व रिकॉर्ड में तो दर्ज नहीं था। ना ही मुदवेंडी गांव का नाम बीजापुर के बासिंदों ने भी शायद ही कभी सुना था होगा। यहाँ पर 6 महीने की एक मासूम दुधमुही बच्ची मंगली सोडी की जान 1 जनवरी 2024 को तब चली गई थी जब क्रॉस फायरिंग माओवादियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच हुई थी। और वो गोली किसकी लगी थी ये बात थोड़े से विवाद का विषय हो जाता है, लेकिन सुरक्षा बलों के अधिकारियों की तरफ से आए हुए बयानों पर अगर आप गौर करें और यकीन करें तो वो जो गोली थी वो माओवादियों की थी। लेकिन ग्रामीणों के आरोपों को भी, उस समय के जो आरोप यहाँ के ग्रामीणों ने लगाए थे, उन्हें भी नज़रअंदाज ना किया जाए, तब वो जो गोली निकली थी वो सुरक्षा बलों की थी। खैर, इनकी ज़िंदगानी के इस सफ़र पर किस तरह के कहर टूटे होंगे और कैसे ये लोग अब तक ज़िंदा बच सके होंगे और कैसे इनके चेहरे मायूस नज़र आते हैं और इस मायूसी में भी किस तरह से ये मुस्कुराते हैं और किस तरह से ये अपने रीति रिवाजों, परंपराओं का बराबर सम्मान करते हुए किस तरह से ये अपने सभ्यता को बचा पाते हैं। और आज हम यहाँ पर जब इनके बीच पहुँचते हैं तो किस तरह से ये अपनी कहानियों को बता पाते हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इनके बीच से वो चेहरे हम निकाल सकें जो जेल तक का सफ़र तय किए होंगे और जेल से निकलकर यहाँ तक आए होंगे। एक महत्वपूर्ण बात मुझे कह देनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके परिवारों से कभी ना कभी, किसी न किसी परिवार से माओवादियों ने भी किसी न किसी की जान ली होगी। बात अलग है कि मेरे पूछने पर ये बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ये अलग तरह का मसला हो जाता है। चूँकि यहाँ पर सुरक्षा बल तो ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन आज भी जब 3-4 दशकों से यहाँ पर माओवादी शासन रहा है इस इलाके में, इस गांव का नाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नहीं पहुंच सका था, संवैधानिक व्यवस्थाओं में नहीं पहुंच सका था, तब आप समझिएगा कि इस क्षेत्र के लोगों पर माओवादी विचारधारा का क्या प्रभाव रहा या फिर आज भी मौजूद है। दादा, अपन लोगों में जेल गए वाले कोई हैं? जेल गए वाले हैं? कौन कौन है? थोड़ा सा जेल गए वाले आप हो? और कौन कौन है? वो उधर भी हैं, है ना? और कौन कौन है? जेल गए वाले बोलने से किसी का मर्डर करके, रेप करके गए वाले नहीं, फिर ऐसा वाले तो नहीं है ना? नक्सली केस वाले, नक्सली केस वाले हैं? इन्हीं लोग हैं? कितने? 4 लोग? ये 4 लोग? और भी लोग हैं? नहीं आए? ठीक है। तो इस तरह से ये कितने? 5 हो गए। अभी तो 4 दिख रहे थे, 5 हो गए। तो ये 5 चेहरे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 5 लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जिनमें युवा हैं और अधेड़ होते चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। इन लोगों ने जेल तक का सफ़र तय किया, अब जेल से छूटकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन हमें एक बात को समझने की कोशिश करनी है कि इन लोगों ने क्या दोहरी मार जो है झेली है या नहीं झेली है। यहाँ पर अब परिवर्तन आ रहे हैं इस गाँव में, सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ तक पहुँच रही हैं। आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए, इस तरफ बिजली का खंभा, यहाँ पर बिजली का खंभा आप पहले देख लीजिएगा। वहाँ पर एक बच्ची भी आपको नज़र आ रही है जो टोकरी में कुछ लेकर आ रही हैं और उसके हाथ में एक हंसिया आपको नज़र आ रहा है। और लेकिन वो जो ड्रेस पहनी हुई है वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है, स्कूल भी जा रही होगी वो बच्ची।
हम आगे बढ़ते हुए इस बदलती हुई तस्वीर के बीच उस ज़िंदगी को देखने की कोशिश करते हैं जो ज़िंदगी यहाँ तक पहुँचती है और इस बदलाव को देख पाने में सफल होती है। दादा क्या नाम होगा आपका? बामन। बामन। पूरा नाम क्या होगा जी? बामन मरकाम। बामन मरकाम जी। अच्छा, मरकाम लोग यहाँ पे भी रहते हैं जी। खाना वाना हो गया? हो गया। मेरे लिए बनाए? बनाया। ठीक है। मैं जब फ़ोन किया था यहाँ पे गांव में आ रहा हूँ बोलने से, सबको पहले ही पता चल गया था। जी। सब लोग आपस में तैयारी कर लिया, वो पत्रकार आ रहे हैं, थोड़ा सा मिलना है वो, हैं? जी। ठीक। तो यहाँ तो मैं ऐसे सुना था कि इधर जो है बहुत पहले दादा लोग भी जो है एक दो जन का कुछ का वो किए थे, मारे थे। और फिर आप जो बोल रहे हो कि आप जेल गए थे, कब गए थे जेल? 2010 में। फिर कब तक थे जेल में? 1 साल। 1 साल तक थे। मतलब 2011 में छूट के आए। क्या बोल के ले गए थे जेल? वही मार के बाजार गया था, वही से उठा के ले गया था। क्यों लेके गए थे? वही नक्सल केस में, वही वहाँ ले गया था। क्या आरोप लगा था आपके ऊपर? पाथा केस वाटी मतलब हिंजा गिर। अच्छा, क्या क्या केस लगा था हमको तो नहीं मालूम है, ये बता रहे हैं। बात केस वाटी मत बात वाटी मतलब ना नहीं आप मर्डर हैं? फुल मर्डर भाई। फुल मर्डर? किसका मर्डर? किसको मारा जी? नहीं मारा। नहीं मारे हैं? ठीक है, मार के जाना था, बिना मारे गए है ना? ठीक है, नहीं मारना है किसी को, वो कभी जेल नहीं जाना है। ठीक है, मेरे भाई को उन लोग मार डाले, उन लोग जेल में हैं। लेकिन इस तरह से जब आपने मारा नहीं था और जेल गए, ये गलत है। इधर किसी के परिवार से पहले कभी नक्सलाइट लोग किसी को कभी भी पुराना समय में किसी को मार डाले? जन अदालत में नहीं तो कभी भी कुछ में हैं? किसी का परिवार में अले क्या चाहिए मोट पाए किसी का परिवार में मार डाले हैं? कोई हैं? दादल और बेपुर कोटो आगा हैं? दुर्घट हैं? दुर्घटना डॉक्टर मावा बेले डॉक्टर वावड़ा बड़ा आओ कि तोर दादा लोर दुर्घटना डॉक्टर जन अदालत में किसको मारे? किसको? बेनो का उत्तर माँ बाबा। मैं बाबा। इन आपको आप समझिएगा, इन क्या नाम है आपका? बामन। बामन मरकाम। बामन मरकाम मुदबेंडी के ये निवासी हैं। 2010 में इनको एक मर्डर के केस में नक्सली होने के आरोप में जेल भेजा गया। 1 साल बाद ये छूट कर वापस आए, जमानत में छूटे। अभी भी केस चल रहा है? खत्म हो गया? बरी हो गए? ठीक है, आप अभी आरोपी तो नहीं हो? हाँ, खत्म हो गया केस। हाँ ठीक है, निमजिर है। ठीक है, 2010 में बामन मरकाम को नक्सली होने के आरोप में और मर्डर करने के आरोप में जेल भेज दिया गया था, जहां से ये जमानत पर रिहा हुए और आज इनका केस खत्म हो चुका है। इसी बामन मरकाम के पिताजी को नक्सलियों ने इन्हें जेल ले जाने के पहले, बहुत पहले नक्सलियों ने इनके पिताजी को जन अदालत में मार डाला था, काट कर हत्या कर दी थी। आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि यहाँ के लोगों ने वो कौन सा दौर देखा जो अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको उस दौर से एक छोटा सा परिचय देना चाहता था, उन पीड़ितों के पास में पहुंचना चाहता था। आपको मैं बताना चाहता था कि किस तरह से बस्तर के इस हिस्से के लोग, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाए या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाए या दंडकारण्य का वो क्षेत्र कहा जाए जहां पर माओवादी विचारधारा काम करती थी, ताकतवर थी, तो इस तरह के जो आम नागरिक वो दोहरी मार झेलते रहे। और यही वो डर का कारण रहा है कि अगर हम नक्सलियों के खिलाफ कुछ बोलें, यहाँ के आम नागरिक अगर नक्सलियों के खिलाफ कुछ बोलें तो बोल नहीं सकते, और सुरक्षा बलों के खिलाफ कुछ बोलना चाहें तो बोल नहीं सकते। जिसके हाथों में बंदूक है आपको उससे डरना पड़ेगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ जा नहीं सकते।
ताकतवर अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। माओवादियों के सामने बैठ कर के मैंने एक बार कहा था कि आपको अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपका जो है इस इलाके से तो खात्मा निश्चित है, और ये बात सच भी साबित हुई। आप कौन से साल में गए थे? 2011 थे 2011 में। वो छूट के आया, आप चले गए हैं? अच्छा, भर्ती बराबर चलते रहना है, उधर जगह खाली नहीं रहना है? अच्छा ठीक। यहाँ हंसकर बता रहे हैं, है ना, हंसकर बता रहे हैं। हमारी खासियत है, हम बस्तर में जन्मे हुए लोग हैं। आप हम पे जुल्म ढाइए, हम आपको हंसकर हम हर दुख को, हर दर्द को अपनी हंसी में उड़ा देंगे। ये हमारी ताकत है। 2012 तो ये कब छूटा? निम बेपुड़वत्तिन 2012 थे। मतलब वो 2010 में जेल गया, वो 2011 में वापस आया, ये 2011 में जेल गया, ये 2012 में वापस आया, और ये 2014 ते लोन वक्त निम्मा 2012। एक मिनट यार, मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं। वो आदमी, ये आदमी 2010 में जेल गया और 2011 में वापस आया, और ये आदमी 2011 में जेल गया और 2012 में वापस आया। ये आदमी 2012 में जेल गया और 2014 में वापस आया। ये आदमी 2024 में जेल गया। गनीमत है, 10 साल हो गया, 10 साल का गैप हो गया, वरना 2014 कहता तो मैं ये समझता कि इस गांव से एक आदमी को 1 साल के लिए जेल में रखना ज़रूरी है, या 2 साल के लिए जैसा भी है, ठीक है। तो 2024 में आप 2010 पैसोत्तर हाँ 8 मत्तन नूक पिन 3 नक्सलेट 8 पिंडो इंदिन जैसे में पैसे मन जोत्तर गले 2002 तारीख थी पैसोत्तर ये निम पे बूसा मिलता बेपुड़ और जेल अयो नन पे एक 2010 थे पैसोत्तर हाँ 2010 थे पैसोत्तर हाँ। आकर 2012 थे पैसोत्तर 2 तारीख 2012 2 तारीख 2 तारीख थी। ठीक है। ये 2010 में जेल गया और 2012 में वापस आए। ऐसा कितने लोग होंगे जी जेल गए वाले गांव से हैं? अभी 3 लोग वहीं पर है, जेल में हैं, गांव में हैं, नहीं आए हैं यहाँ पे, और अभी जेल में हैं कुछ लोग, अभी कोई नहीं है। कोटा फुल हो गया जेल ले जाने का, हैं? चलो अब यहाँ पर कैंप आ गया बोलने से अब तो जेल नहीं ले जाएंगे, नहीं हैं? ठीक है। तो यहाँ मैं आपको जो बताना चाह रहा था, मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता था कि यहाँ से इस तरह इस घर से 2 लाशें उठी थी। दूसरी लाश कौन सी है वो उसकी भी एक अपनी कहानी है, और ज़रूर उस पर भी हमें एक वीडियो तैयार करना चाहिए और सरकारों तक उस बात को पहुंचाना भी चाहिए। ये वीडियो हमारे उन दर्शकों के लिए, उन सरकारों के लिए है जो बस्तर के आदिवासियों की ज़िंदगी को न जाने किस नज़र से देखते होंगे। हमारे पास ऐसे दर्शक हैं जो बस्तर के आदिवासियों के इस ज़िंदगी के इस हिस्से के बारे में काफ़ी अधिक संवेदना रखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है कि किस तरह से हमारे जो ये लोग हैं इस तरह की तकलीफ़ें झेल करके दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी जान बचा करके अब तक के यहाँ पर सुरक्षित आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनके चेहरों पर आपको एक अजीब सी मायूसी और एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सा डर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अब चूँकि सरकारें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, स्कूल यहाँ तक पहुँच रहे हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा बल अपना कैंप लगा चुके हैं, तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले 20-30 साल बाद इस गांव की तस्वीर क्या होगी। इसी तरह से जब ये बच्चे इस तरफ बैठे हुए ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब हम दोबारा इनसे एक बार ज़रूर मिलने के लिए आएंगे। अगर हम सुरक्षित रहे, ज़िंदा रहे, तो हम इनसे एक बार इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे और वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो खैर काफ़ी लंबी अवधि की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस हिस्से को आप मत भूलिएगा कि यहाँ के लोगों ने कौन सी ज़िंदगी जी है और यहाँ के जंगलों ने कौन सी कहानियों को अपने सीने में समेट रखा है और किस तरह के दर्द के बावजूद हम यहाँ पर मुस्कुराते हुए आपके सामने नज़र आते हैं। दीजिएगा इजाज़त, अगली वीडियो के लिए आप बने रहिएगा बस्तर जंक्शन पर, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के
कहानियाँ आपको जाननी है, सच्ची घटनाएं आपको समझनी हैं, तो ज़रूर आप हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल पर नया है तो तुरंत तत्काल में आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में IED की कहानी बताएंगे इसी गांव से, कि किस तरह से यहाँ के 2 लोग IED नक्सलियों के लगाए उस प्रेशर बॉम्ब के चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं, और उनकी कहानी क्या होती है, उसके बाद उस परिवार का क्या होता है, सरकारों का क्या रुख होता है और उस माओवादी पार्टी का क्या रोल रहता है, उन तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए हमें, और बने रहिएगा बस्तर जंक्शन पर। ठीक है।